Welcome to all of you. Today, in this session, I'm talking about the very first chapter, that is the rise of nationalism in Europe of the history, class 10th. I'm talking about the history of class 10th, and the very first chapter is the rise of nationalism in Europe. So, here, the rise of nationalism in यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। बेसिकली हम लोग समझेंगे नेशनलिज्म होता क्या है या फिर ये कॉन्सेप्ट का जन्म कैसे हुआ। हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप एंड with the concept of nationalism one concept is also added, that is the nation state, है ना। So in the modern nation state in the modern era, we live in the modern era, modern states. So before we going to deal the concept of nationalism and nation states, I'm talking about some of the things that is related with these concepts, ठीक है। Before we are going to deal that concepts, थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा बेसिकली हम लोग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। So we all know that there is a form of government, that is monarchy, and the next one is democracy, we all know that, and the next one is monarchy, democratic and the next one is dictatorship, and the next one is dictatorships. We all know about the term the monarchy, the form of government, that is the monarchical form of government. In this form of government there is a ruler of king or queen. Yes, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हम लोग राजा के शासन को देखते हैं या फिर रानी के शासन को देखते हैं, जहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो हमारे राजा होते हैं। एंड अंटिल अंटिल टिल देयर लाइफ, है ना, टिल देयर लाइफ, जब तक उनकी जीवन होती है तब तक वो शासन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में अगर हम बात करें तो इसमें लोगों के पास जो राइट्स होते हैं ना, है ना, वो बहुत लिमिटेड होते हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं लोगों के पास, वो कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस करने की अगर है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म में राइट्स भी जो होते हैं लोगों के पास वो भी लिमिटेड होते हैं। द राइट्स ऑफ द पीपल्स आर वेरी लिमिटेड, है ना, बहुत लिमिटेड होते हैं। बट द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर people elect their representatives through या बाई कास्टिंग देयर वोट्स, अपने वोट्स को कास्ट करके वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, नॉट रिप्रेजेंट, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। एंड वो लीडर्स जिनको इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा, वो सारे लीडर्स जा करके फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज व्हाट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है कि इंडिया, यूएसए, है ना, यूके, जर्मनी, फ्रांस। मोनार्की का बेस्ट एग्जाम्पल एज अभी रिसेंट में देखा जाए तो सऊदी अरेबिया स्टिल अ मोनार्कियल स्टेट और कंट्री। एंड द डेमोक्रेटिक मोनार्की, जहाँ पे कुछ शक्तियां मोनार्की यानी राजा के पास हो और कुछ शक्तियां लोकतंत्र के पास हो, यानी लोगों के पास हो, बी द पीपुल ऑफ के पास हो, बी द पीपुल के पास हो, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यूके एंड जापान भी अगर हम देखें तो मोनार्कियल सिस्टम या डेमोक्रेटिक जापान भी नहीं है टोटली, लेकिन वहां पे भी यूके एंड जापान आर द बेस्ट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
डेमोक्रेटिक एंड मोनार्कियल। एंड द डिक्टेटरशिप, जहां पे एक लीडर क्या होता है, अपने आप को ही क्या बोलता है, स्टेट, आई एम द स्टेट एंड द माई वर्ड्स आर द लॉज, मेरे नियम जो होंगे, मेरे जो शब्द होंगे वही मेरे क्या होंगे, नियम होंगे। ठीक है, तो ऐसे यानी कोई भी आर्मी के चीफ कमांडर्स उठ करके और खुद को ही अपने आप को पावरफुल साबित कर दे, पावरफुल बना दे, तो और देश को कंट्रोल करना शुरू करे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को कंट्रोल करना शुरू करे। तो जैसे हम लोग हिटलर को देख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ के आया है, क्लास 10th में आप आए हो तो क्लास 9th पढ़ के आए हो, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 में राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर में पढ़ा होगा कि हिटलर भी जब से सरकार में आया, जैसे सरकार में आई, हिटलर जब प्रेसिडेंट बना जर्मनी का, तो वो भी क्या था, कैसा शासक हुआ करता था, तो वो भी एक डिक्टेटरशिप हुआ करता था। वहां पे भी लोगों के पास राइट्स नहीं थे, हिटलर को जो मन में आता था वो करता था, लोग भी उन चीजों को फॉलो करते थे। तो ऐसा भी अगर रिसेंट में अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो बेस्ट एग्जांपल इज नॉर्थ कोरिया। North Korea is the best examples to understand the dictatorships. What is dictatorships? This type of form of government is not elected by the people. There is no role of people to form this type of government. Any army commander in chief of the army, they became the leader of the country and they run the country according to their self. अपने अनुसार वो अपने देश को चलाते हैं, ठीक है, एंड अजीब अजीब सा नियम्स भी बनाते हैं अपने देश के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स वी शैल मूव on the next topic, that is the nationalism and the nationalism. Here we understand the some forms of government, which types of form of government that exist in this world, है ना, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में किस किस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। सो आज हम लोग इस चैप्टर्स में बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि आज जितनी भी कंट्री को हम लोग देखते हैं, ठीक है, आज जितनी भी कंट्री को आप इस दुनिया में देखते हो, जैसे हम क्या देखते हैं, यूएसए को देखते हैं, या फिर फ्रांस को देखते हैं, जर्मनी को देखते हैं, इटली को देखते हैं, या स्विट्जरलैंड को देख रहे हैं, पोलैंड को देख रहे हैं, रशिया को देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी कंट्रीज, इवन इंडिया को भी देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, बांग्लादेश को भी देख रहे हैं। तो इन सारे कंट्रीज को आज आप जो देख रहे हो, तो हम सारे कंट्रीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का जो राइज हुआ जहाँ से और इसका इम्पैक्ट हमारे भारत के ऊपर भी कैसे ट्रैवल हुआ, उसके बारे में भी हम लोग आगे के चैप्टर में, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में केवल और केवल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड उसमें जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो सुंदर सा कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का और द नेशन स्टेट्स का, उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। सो द नेशनलिज्म का जन्म कैसे होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आज जितनी भी कंट्री है, सपोज कि ये क्या है, ये कंट्री है, ये सपोज करो, सपोज आज जितनी भी कंट्री है, क्या सारी की सारी कंट्री, आज जितने भी कंट्री हैं, इस कंट्री को आप नेशन स्टेट के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा क्या नेशन स्टेट है। तो नेशन स्टेट्स होने से पहले, नेशन स्टेट्स बनने से पहले ये क्या थी, मोनार्कियल्स थी, यानी 90% ऑफ द टेरिटरी और द ज्योग्राफिकल एरिया आर कंट्रोल्ड बाय द मोनार्कियल सिस्टम्स। यानी 90% अगर हम लोग बात करें कि इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे पहले इन द इनिशियल फेज एंशिएंट एंड द मेडाइवल एरा में अगर हम लोग देखें टिल द 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, टिल द 18th सेंचुरीज, है ना, 19th सेंचुरी के बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट्स क्रिएटेड। नेशन स्टेट्स अगर देखोगे तो जैसे जर्मनी बन रहा है आपको 1870 में, इटली बन रहा है 1860 में, उससे पहले ग्रीस आप देखोगे 1830। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाती है आपको 19th, है ना, इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत इसकी देखने को मिलती है। तो इससे पहले किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे, जहाँ पे राजा का शासन होता था। इस राजा के शासन से, इस राजा के शासन से लोग क्या हो गए, उग गए, है ना, परेशान हो गए, रिसेंटमेंट देखने को मिला बहुत ज्यादा, जिसके कारण लोग जो है अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके क्या होना चाह रहे हैं, नेशन स्टेट बनना चाह रहे हैं, यानी डेमोक्रेटिक होना चाह रहे हैं, रिपब्लिक होना चाह रहे हैं, लिबर्टी को अटेंड करना चाह रहे हैं। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या रातों रात हो गई, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको रातों रात देखने को मिला, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन
टेक्स इन वन नाइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक रात में देखने को नहीं मिलेगा, बट दिस ट्रांसफॉर्मेशंस विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा, एंड the people emerged है ना with the concept of nationalisms, because in the monarchical systems people have the different opinion, different thoughts, अलग अलग कल्चर्स के लोग है ना एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स है इनका, शेयर्ड कल्चर्स नहीं है, बेसिकली इनकी लैंग्वेज भी इनका डिफरेंट है ना, मतलब कि देयर इज नो कॉमननेस अमंग द पीपल्स, नो कॉमननेस, कॉमन अमंग द पीपल, लोगों के बीच में है ना, दे आर गाइडेड एंड दे आर लॉयल टू द किंग। ये किनके प्रति, यानी यहाँ जो लोग रह रहे हैं दे आर लॉयल टुवर्ड्स द किंग, ये राजा के प्रति लॉयल हुआ करते थे, ये राजा के प्रति ही अपनी संवेदनाएं प्रकट करते थे, ठीक है। बट हाउ दे चेंज्ड इनटू अ नेशन स्टेट्स। सो अगर इसकी बात की जाए तो वी ऑल नो दैट, सो हम इन बातों को समझाने के लिए बेसिकली हम लोग किसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, तो टाइमलाइन के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा कि टाइमलाइन क्या है इसकी। तो टाइमलाइन के बारे में अगर आप देखोगे कि देयर आर सो मेनी इवेंट्स अकर इन द यूरोप, एंड द इवेंट्स अकर फर्स्टली एट द इन द फ्रांस। सो सबसे पहले अगर हम टाइमलाइन की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन, तो टाइमलाइन की अगर आप बात करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि 1789 में, ठीक है, 1789 में आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, जहां पे मोनार्कियल सिस्टम्स को, जहां पे मोनार्की को क्या की जाती है, टॉपल कर दिया था, गिरा दिया था, और इसके बाद जो शासन है वो किसके पास चला आता है, बी द पीपुल ऑफ फ्रांस के पास चला आता है। फ्रांस के लोग क्या बनाते हैं, नेशनल असेंबली का क्रिएशन करते हैं, है ना, नेशनल असेंबली का क्रिएशन होता है। लेकिन थ्रू द पीरियड ऑफ 789 टू 99, यानी 1789 से लेके 1799 तक ही ये सारी कहानी चलती है। फिर हम लोग देखते हैं कि 1799 में कौन बैठ जाता है फ्रांस की गद्दी पे, नेपोलियन, आर्मी कमांडर नेपोलियन आ जाता है। नेपोलियन आर्मी का कमांडर हुआ करता था नेपोलियन फ्रांस में, वो गद्दी पे बैठ जाता है। जब नेपोलियंस आते हैं तो नेपोलियंस ने क्या किया, बहुत सारे चीजों को बदलाव किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, है ना, बहुत सारे पॉजिटिव एंड रैशनल रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा थ्रू किसके द्वारा, नेपोलियंस के द्वारा। नेपोलियंस के द्वारा हम लोग बहुत सारे रैशनल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपने क्या देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या किया गया, मोनार्की को टॉपल कर दिया गया, मोनार्की को गिरा दिया गया, एंड मोनार्की को जब गिराया गया तो सत्ता किसके पास चली गई, कौन लोग, वी ऑल नो दैट द फ्रांस पीपल्स, या जो फ्रांस के जो लोग होते थे, या सॉरी द सोसाइटी ऑफ द फ्रांस वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज क्लर्गी, है ना, एंड द थर्ड वन इज नोबिलिटी, एंड द सेकेंड वन इज नोबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज थर्ड स्टेट्स जिसको हम कॉमन पीपल्स भी बोलते हैं, जैसे पीजेंट्स हो गए, सबडोम्स हो गए, है ना, आर्टिसियंस हो गए, क्राफ्ट्समैन्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जितने भी ये सारे लोग कंसिडर्ड इन द थर्ड स्टेट। ये सारे के सारे लोग कंसिडर होते थे किस स्टेट में, थर्ड स्टेट्स। ओनली द 2 स्टेट्स हैव द प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, द फर्स्ट एंड द सेकेंड हैव द प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, है ना। इन लोगों के पास ही क्या होती थी, जन्म से ही कुछ फैसिलिटी यानी प्रिविलेजेस दिए जाते थे, ये नियम था फ्रांस के अंदर। एंड द 60% ऑफ द लैंड ऑन बाय दीज 2 कैटेगरीज, द फर्स्ट एंड द सेकेंड कैटेगरीज, and the 90% of the population belong to the third categories, and the 10% population of the belong to the first and second categories. Still they have the more lands. So in the medieval times land is a source of power, है ना, पावर का वो एक मतलब रूप माना जाता था। लैंड जो है किसको दिखाता था, पावर एंड मनी। अगर आपके पास लैंड है तो आपके पास क्या है, पावर है और मनी है, ठीक है। ये इस चीज को सूचित किया जाता था उस समय, इस तरीके से हम लोग उन चीजों को देखते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि इन सारे चीजों को बदल दिया गया, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, 14 जुलाई 1789 एक स्पेसिफिक डेट माना जाता है, 14 जुलाई
1789, ठीक है, जहां पे लोगों के पास सत्ता चली आई, नेशनल असेंबली का क्रिएशन हुआ। यही नेशनल असेंबली मिल करके आपस में फिर क्या करेंगे, वोट करेंगे और उन लोगों को इलेक्ट करेंगे, जाके फिर वो क्या करेंगे, नेशनल असेंबली में बैठ करके फ्रांस के लिए नियम कानून का क्रिएशन करेंगे, बनाएंगे। लेकिन 1799 में सिचुएशंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी पे चला आता है 1709, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिलती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे भी देखने को हम लोग को मिलता है, कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। यहाँ भी 1789 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, यानी फ्रांस जो है मोनार्कियल सिस्टम्स को खत्म करके इसको लाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, इसको भी टॉपल कर दिया जाता है ना। फिर बाद में वो रिपब्लिक भी बनेगा, फ्रांस रिपब्लिक भी बनेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। सो नेपोलियंस जब आया तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स नेपोलियंस के द्वारा किए गए। जैसे नेपोलियंस के द्वारा आप लोग देखोगे कि बिग टेरिटरी, जो बड़े बड़े जो टेरिटरीज थी या जो अंपायर्स थे, है ना, उसको क्या किया गया, यूनाइट किया गया। बड़े बड़े टेरिटरीज को यूनाइट किया गया। स्मॉल किंगडम्स जो थे या अलग अलग स्टेट्स में जो बटे हुए थे, इसको भी यूनाइट करने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से और यहाँ से आपको होते हुए नजर आएगी। इससे पहले लोगों के बीच में कोई फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस की भावना नहीं जगी थी। यानी रेनेसेंस के काल से अगर हम लोग देखेंगे तो रेनेसेंस के पीरियड से ये सारी चीजें हमको थोड़ी बदलती हुई नजर आएगी यूरोप के अंदर, ठीक है। तो 1799 के अंदर हम लोगों ने देखा कि नेपोलियंस के द्वारा बहुत सारी चीजें बदलाव की गई। जब नेपोलियन सत्ता में आता है, जब फ्रांस की गद्दी पे नेपोलियन बैठता है। नेपोलियन जो 1815 में देखोगे कि नेपोलियन क्या होता है, बैटल ऑफ वाटरलू हारता है, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक होते हैं, है ना, उनके द्वारा बुलाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, और उनके द्वारा ट्रीटी ऑफ वियना साइन करवाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि फिर से दोबारा से बर्बन डायनेस्टी जो उखाड़ करके फेंक दी जाती है, लुई 16 वाली जो थी, जो लुई 16 जो राजा हुआ करता था फ्रांस का, जो बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसकी सरकार को जो टॉपल कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, उसको ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। फिर से दोबारा से 1815 में उस सरकार को क्या किया जाता है, बर्बन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 2 में ये चीज पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट थॉट्स के बारे में, कि एक थॉट्स को बोलते हैं लिबरल्स, है ना, एक को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, और एक को क्या बोलते हैं, रेडिकलाइजेशन, है ना। लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स, है ना। रेडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, यानी 3 तरीके के थॉट है, 3 तरीके के समाज में ऐसे हमारे फिलोसफर्स, हमारे हिस्ट्रियंस का ये मानना है कि समाज में, इस सोसाइटी में 3 तरीके का लोग हैं जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एक को लिबरल्स बोलते हैं, एक को कंजर्वेटिव बोलते हैं, और एक को रेडिकल्स बोलते हैं। लिबरल्स कौन होते हैं, वो लोग जो, हाँ ठीक है, मॉडरेट वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो पुराने में भी और नए में भी विश्वास रखते हो, वो लिबरल्स होंगे कि चलो ठीक है, धीरे धीरे, मतलब चेंज वो चाहते हैं। लिबरल्स जो है वो चेंज चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं ना, राइट्स चाहते हैं। और कंजर्वेटिव्स कौन है, जो ओल्ड इज गोल्ड में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो होते हैं कंजर्वेटिव्स। और रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स कौन होते हैं, जो कंप्लीटली चेंज चाहते हैं, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सब चीज को बदल दो, एवरीथिंग को, है ना, हर एक चीज को बदल दो आप। तो ऐसे लोगों को ही क्या बोला जाता है, रेडिकल्स बोला जाता है। पूरी सिस्टम्स को ही बदल दो। लेकिन लिबरल्स कौन होते हैं, ठीक है, किसी चीज में हम सुधार चाहते हैं, किसी चीज में हम सुधार नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ही क्या बोला गया है, लिबरल्स। जैसे मान लो कि हम फ्रीडम ऑफ मार्केट चाह रहे हैं, लोगों के लिए राइट्स चाह रहे हैं ना, मेंस के लिए वोटिंग राइट्स चाह रहे हैं, बट वहीं पे वुमेन्स के लिए हम वोटिंग राइट्स नहीं चाह रहे हैं। एजुकेशन हम मेंस के लिए चाह रहे हैं लेकिन वुमेन्स के लिए नहीं चाह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लिबरल कॉन्सेप्ट हो गई, ठीक है। वो एक तरफ लिबरल होने का दावा करते हैं कि वी आर द लिबरल पीपल्स, बट दूसरी तरफ वो वुमेन्स के लिए वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके कॉन्सेप्ट्स को भी, इस तरीके की सोच को भी हम लोग चैप्टर 2 में जब हम लोग सोशलिज्म इन रशिया जब देख पढ़ रहे होंगे, है ना, सोशलिज्म इन रशिया, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको डील की गई होगी, पढ़ाई गई होगी। तो वो सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स यहाँ पे आती है कि धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदल रही है, और लोग चाह भी रहे हैं कि राजा के उन
राजा के जो तंत्र है, राजा की जो शासन व्यवस्था है, उससे लोग परेशान होकर के उब करके अब नई व्यवस्था को अपनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर शुरुआत हो गई थी फ्रांस के ही अंदर। यूरोप के अंदर कौन आता है? फ्रांस आता है। और जो फ्रांस में जो भी घटना घटती थी, उसकी आग धीरे धीरे, उसकी चिंगारी पूरे यूरोप में क्या होता था? फैल जाता था। ठीक है। तो 1815 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है और फ्रांस के अंदर फिर से हमको देखने को मिलता है कि बर्बन डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर 1830 से लेकर के 1848 तक का जो पीरियड आप देखोगे, ये एज ऑफ रेवोल्यूशंस का काल आपको दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है इन चीजों को कि वो अब तो कंप्लीटली उतर चुके हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत सारे रेवोल्यूशंस होते हुए आपको नजर आएगी 1832 1848 के बीच में। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे भी नेशन का क्रिएशन होगा। जैसे आप देखेंगे कि ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, बेल्जियम्स भी आजाद होंगे, है ना, नीदरलैंड्स भी बनेगा, नीदरलैंड भी आजाद होंगे। और इसके ऊपर अब जब हम लोग जाएंगे तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपको देखने को मिलेगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखने को मिलेगा, यूके बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो 1850, 1860, 1870, 78, 80 के आसपास आपको ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप कॉन्सेप्ट का डील करते हो, इसका टाइमलाइन हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट्स को क्या किया गया, डाला गया, या फिर एक कॉन्सेप्ट्स को जगाया गया। ठीक है। कि हम लोग एक बात जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कौन सी कॉन्सेप्ट्स आए थे? लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया था, लिबर्टी आई थी। उसके बाद इक्वलिटी आया था, फ्रैटर्निटी आई थी, फ्रैटर्निटी आई थी। लिबर्टी जहाँ पे लोगों की स्वतंत्रता की बात करता हो, फ्रीडम की बात करता हो, इक्वलिटी जहाँ पे लोगों की समानता की बात करता हो, और फ्रैटर्निटी जहाँ पे लोगों की बंधुत्व की बात करता हो, भाईचारगी की बात करता हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमको मिल चुका था आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें हमको राइज ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना जगाने में मदद की है। राष्ट्रवाद की भावना क्या है? इट इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड लॉयल टू इट्स ऑन नेशन। ये एक तरीके की फीलिंग है, यूनिटी की फीलिंग है, लॉयल्टी की फीलिंग है अपने नेशंस के प्रति, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, जैसे क्रिकेट मैच हो जाए या कुछ हो जाए हमारे देश के अंदर, तब भी यूनाइट, हम लोग यूनाइट हो जाते हैं झंडे लेके, है ना, कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये देश हमारा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरीके के चीजों को सुनने के बाद। तो ये क्या है? ये हमारी नेशनलिज्म है, ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म्स जो है, या फिर नेशनलिज्म्स का उदय तो काफी समय से हो गया था, लेकिन अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 के अंदर जब भारत माता का इमेज ड्रॉ किया गया, है ना, एक ड्राइंग बनाई गई 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के समय पे, तो वहां से हम लोग देखते हैं कि नेशनलिज्म भारत में भी उदय हुआ। लोग अलग अलग लोगों को, अलग अलग तबके के लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, साथ लेके आ रहे हैं, और एकजुट होकर के एक जो हमारे अगेंस्ट, हमारा जो इविल है, हमारा जो दुश्मन है, उसके अगेंस्ट हम लोग फोर्स्ड होकर के क्या कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं फ्रीडम्स के लिए, है ना। तो ये है सारी की सारी कॉन्सेप्ट, जहां पे नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स इट्स ऑन नेशन। और नेशन स्टेट्स की बात करें तो नेशन स्टेट्स में आप जानते होंगे कि नेशन स्टेट्स में अपनी क्या होती है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होती है। ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया या अपनी एक फिक्स्ड टेरिटरी होती है, अपनी एक फिक्स्ड रीजन्स होते हैं, उस फिक्स्ड रीजन्स में रहने वाले लोग भी होते हैं, पॉपुलेशंस भी होना चाहिए भैया। ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन ही नहीं हो, हमारा एक फिक्स्ड टेरिटरी हो बट पॉपुलेशन नहीं हो, तो हम नेशन स्टेट नहीं बोल सकते। और इस पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी एक सरकार भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है। और वो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? सॉवरेन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सॉवरेन होनी चाहिए, यानी संप्रभु होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर ये चार फैक्टर्स किसी भी टेरिटरी के अंदर है, ये चार फैक्टर्स ही दर्शाते हैं किसको? नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट्स को। तो दिस फोर फैक्टर्स रेफर टू एज द नेशन स्टेट। ये चार फैक्टर्स अगर फॉलो हो रहे हैं
तो हम लोग बोल सकते हो क्या है, नेशन स्टेट है, एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र के रूप में माना जाएगा उसको, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी एक ज्योग्राफिकल एरिया हो गई, पॉपुलेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया एंड सोवरेन हो गया। तो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट्स वी टॉट इन दिस चैप्टर्स एंड हाउ द थिंग्स गोन ऑन वेंट ऑन, कि कैसे चीजें बदलती है, कैसे चीजें लोग जो है एक यूनाइट होते हैं, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसी आती है। तो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं या अलग अलग जो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई फ्रेंच आर्मीज के द्वारा, रेवोल्यूशनरीज आर्मीज के द्वारा, ऐसे क्या कुछ लाए गए, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। थैंक यू। आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच।